हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज अपन करेंगे मुगल साम्राज्य का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें उत्तर पूर्वी मुगल और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन ने नेक्स्ट पीरियड में मतलब पिछले पीरियड भी 2 लेक्चर कर चुके हैं मुगल शासन के बारे में। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मुगल शासन के अपन ने 2 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है? तो आप पहले उनको देखिए, देन उसके बाद आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपन आज स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। ओके, ठीक है। तो आज अपन सबसे पहले औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो 1658 से लेकर 1707 तक रहा। ये टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। 1658 से लेकर 707 ईस्वी तक रहा इसका टाइम पीरियड। मतलब इसने मुगल साम्राज्य पर इतने टाइम पीरियड तक शासन किया। और औरंगजेब अपनी रूढ़िवादी स्वभाव के लिए जाना जाता था। ये अपने रूढ़िवादी स्वभाव के लिए जाना जाता था। ओके, सो अब इसका जो उत्तराधिकार, मतलब उत्तराधिकार के लिए युद्ध इनने लड़ा कि इसको कैसे लिया जाए अधिकार को। तो इसने कैसे कैसे युद्ध लड़ा इसके बारे में देखते हैं। औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। दारा शिकोह इसका भाई था, ठीक है। दारा शिकोह इसका भाई था। औरंगजेब मतलब ये पिछले पीरियड में अपन देख चुके हैं। औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां का, ठीक है। तो शाहजहां का बेटा था। इसके बेटे तो मतलब ये दारा शिकोह भी था, ये भी था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था 1658 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर औरंगजेब और उसके बड़े भाई दारा शिकोह के बीच में निर्णायक संघर्ष हुआ। ओके, दारा शिकोह को मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का समर्थन प्राप्त था। मतलब ये जसवंत सिंह हैं जो मारवाड़ के शासक थे, वो दारा शिकोह का साथ दे रहे थे, मतलब समर्थन कर रहे थे। जबकि औरंगजेब ने सैन्य शक्ति को लेकर रणनीति के बल पर एक के बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध को, मतलब युद्धों में विजय प्राप्त करी। मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी युद्ध हुए उसकी रणनीति की वजह से, उसकी स्ट्रेटेजी की वजह से उसने मतलब विजय प्राप्त करी। किसने? औरंगजेब ने। किससे? दारा शिकोह से। ओके, इनको मतलब दारा शिकोह को किसका संग वो प्राप्त था? जसवंत सिंह का समर्थन प्राप्त था। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं इनके बीच बीच में कौन से युद्ध हुए उसके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो युद्ध था वो था धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध जो 1658 में हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। धर्मत का युद्ध उत्तराधिकारी का संघर्ष का पहला युद्ध था। और इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह की सेना को पराजित कर दिया था। और विजय के बाद औरंगजेब का श्रेष्ठ, मतलब सैन्य श्रेष्ठता को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ, इसने विजय प्राप्त करी उसकी श्रेष्ठता में और भी क्वालिटी, मतलब इम्प्रूवमेंट इनकरेज करने के लिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे युद्ध दिया हुआ है सामूगढ़ का युद्ध, जो 1658 में हुआ था। ये भी 1658 में हुआ था। ये सामूगढ़ का युद्ध भी 1658 में हुआ था। ओके, सो यहाँ पे है 1658 में आगरा के निकट सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध उत्तराधिकारी का निर्णायक मोड़ माना जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि निर्णायक मोड़ कौन सा युद्ध माना जाता है उत्तराधिकारी को लेकर, वो है सामूगढ़ का युद्ध। ओके, और इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था, मतलब पूरी तरह पराजित कर दिया था। इस विजय के साथ ही औरंगजेब को सत्ता प्राप्ति का लगभग सुनिश्चित हो गया था। मतलब इसको सत्ता प्राप्त हो चुकी थी। किसको? औरंगजेब को लगभग सुनिश्चित हो चुका था। मतलब डेफिनेट हो गया था कि उसको ही सत्ता मिलेगी। किसको? औरंगजेब को। अब नेक्स्ट था यहाँ पे देवराय का युद्ध, जो 1659 में हुआ था। कब? 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित हुआ था। मतलब ये बैक टू बैक दारा शिकोह हारते ही जा रहा था। किससे? औरंगजेब से। अंतिम रूप से पराजय प्राप्त हुई इस युद्ध के बाद दारा शिकोह को बंदी बना लिया गया और बाद में उसको मृत्युदंड दे दिया गया। किसको? दारा शिकोह को कैद करके उसको मृत्युदंड दे दिया गया। इस प्रकार उत्तराधिकार संघर्ष का अंत औरंगजेब के पक्ष में रहा। मतलब उत्तराधिकार का जो संघर्ष का युद्ध था वो औरंगजेब के फेवर में रहा। ठीक है, तो इसलिए शाहजहां के बाद कौन नेक्स्ट रूलर आया मुगल साम्राज्य पर? वो था औरंगजेब। ओके, औरंगजेब का जो राज्यरोहण है और उपाधि है उसके बारे में देखते हैं। सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित करने के पश्चात औरंगजेब का दिल्ली में राज्याभिषेक किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में इसका राज्याभिषेक किया गया था। और सिंहासन पर बैठने के बाद आलमगीर की उपाधि, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि आलमगीर की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी? वो था औरंगजेब की उपाधि धारण करी। जिसका अर्थ होता है कि विश्व का विजेता। विश्व का विजेता, यह उपाधि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण और सैन्य सफलताओं को दर्शाती है। ओके, तो आलमगीर की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? आलमगीर की उपाधि किसे? औरंगजेब को प्राप्त हुई थी। ओके, सो अब आगे अपन मूव करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ मुख्य घटनाएं या फिर धार्मिक नीतियां हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं।
देखो औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में जो 9वें सिख गुरु थे, इनका नाम था तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया और उनको मृत्युदंड दे दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था। मतलब इनको इनका जो धर्म परिवर्तित करने से इन्होंने मना कर दिया था। किसने? गुरु तेग बहादुर जी ने, जो सिख गुरु थे और 9वें नंबर के। तो इनको 1675 में औरंगजेब के द्वारा इसको मतलब इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, मृत्युदंड दे दिया गया। सो 1679 में गैर मुसलमानों पर लगाया गया जजिया कर पुनः लागू कर दिया था इसने। मतलब जजिया कर अकबर के द्वारा जो समाप्त कर दिया गया था, वो इसके द्वारा फिर से लागू कर दिया गया था। जजिया कर जो पहले और अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था, और इसने पुनः रिज्यूम कर दिया था। ओके, सो इसने इस्लामी कानून को लागू करने और गैर इस्लामी प्रथाओं पर नियंत्रण करने के लिए मुहताशिबों या फिर सार्वजनिक नैतिकता के निरीक्षक की नियुक्ति करी इसने। ठीक है, मुहतशिबों की नियुक्ति कर दी थी। मतलब कानून लागू करने और गैर इस्लामी प्रथाओं पर नियंत्रण करने के लिए अलग से पोस्ट बना दी थी। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे उसने मुस्लिम कानूनों का संकलन या फिर फतवा ए आलमगीरी तैयार किया था। मुसलमानों का अलग से कानून का संकलन, फतवा ए आलमगीर का तैयार मतलब इसने बनवाया था। और उसने सादे और तपस्वी जीवन के कारण, मतलब औरंगजेब को सादे और तपस्वी जीवन के कारण इसको जिंदा पीर अर्थात जीवित संत कहा जाता था। जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी किसको? औरंगजेब को। ओके, सो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, दक्कन पर विजय। औरंगजेब ने 1682 में दक्कन पर नियंत्रण करने के लिए वहां प्रस्थान किया, और जिसके परिणाम स्वरूप अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मतलब दक्कन पर भी वो विजय प्राप्त करना चाह रहा था, और इसके परिणाम स्वरूप उसने मुगल साम्राज्य का पतन होने लग गया था। अधिकार उसने कहाँ तक? बीजापुर में 1686 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये यहाँ पे आप बीजापुर देख पा रहे होगे, ये तो इसने मुगल साम्राज्य में इसको इंक्लूड कर लिया था। और किसको? गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये जो गोलकुंडा वाला पार्ट है, वो भी मुगल एम्पायर में मिला लिया था। ओके, अब इसकी जो मृत्यु है, हम दफन उसके बारे में देखते हैं। इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में देवगिरी औरंगजेब जो वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर है, वहां पे हुई थी। कब? 1707 में। ओके, और नेक्स्ट इसका जो दफन हुआ था वो खुलदाबाद और दौलताबाद के निकट है, इसमें दफनाया गया था इसको। ओके, कहाँ पे? दौलताबाद के निकट बाद में। ओके, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, इसको याद रखिएगा। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके जो क्षेत्रीय प्रतिरोध, मतलब क्षेत्र का जो प्रतिरोध कर रहे थे, उसके बीच में जो भी लड़ाई हुई थी, उसके बारे में अपन देखते हैं। राजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के क्षेत्र था, राजा छत्रसाल थे। प्रारंभिक त्रासदी हुई थी कब? 12 वर्ष की आयु में। राजा छत्रसाल के पिता जो चंपत राय की मृत्यु औरंगजेब के समय महुआ के निकट मुगलों के द्वारा कर दी गई थी। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। राजा छत्रसाल के जो पिता थे चंपत राय, उनकी मृत्यु कर दी गई थी। और उस समय छत्रसाल की आयु कितनी थी? 12 वर्ष की थी। छत्रसाल की आयु, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र के राजा थे, उनकी आयु 12 वर्ष की थी। और शिवाजी से भेंट, मतलब इसको 20 वर्ष की आयु में युवा छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में गए। जो युवा छत्रसाल थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में गए और उनकी सेना मैं उसकी सेवा इच्छा व्यक्त की। मतलब जो छत्रसाल थे, जो चंपत राय के बेटे थे, वो मतलब जब 20 साल के हुए तब वो कहाँ पे गए? मतलब शिवाजी महाराज के दरबार में गए थे कि हमको है ना उसमें मतलब सेना की उसमें भर्ती कर लीजिए। तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने क्षेत्र लौटकर अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी। मतलब शिवाजी महाराज ने उनको बोला कि आप जाइए लौट के, आप अपने लोगों के लिए, मतलब अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए क्या करना है? आपको संघर्ष करना है और लड़िए उनसे। तो मतलब इनसे इनको इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा दी। ओके, शिवाजी ने उन्हें गोरिल्ला युद्ध की शिक्षा दी और एक तलवार की भेंट दी। मतलब इन्होंने क्या किया था? जो शिवाजी महाराज पे ये नौकरी मांगने के लिए गए थे, शिवाजी महाराज ने उन्हें गोरिल्ला युद्ध के बारे में बताया। और यहाँ पे ये आप देख पा रहे होगे, ये तलवार की भेंट भी दे रहे हैं। कौन? शिवाजी महाराज किसको? छत्रपति शिवाजी, मतलब युवा छत्रसाल को। ओके, सो अब संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई? जब इनकी आयु थी 22 वर्ष की, 1671 में छत्रसाल ने बहुत छोटी सी सेना के साथ विद्रोह आरंभ किया। जो मतलब इनके पास 5 घुड़सवार थे और 25 तलवारधारी थे। गोरिल्ला युद्ध की पद्धति के प्रयोग कर उन्होंने मुगलों को लगातार परेशान किया, और जिससे वे पकड़ नहीं सके।
मतलब ये गोरेला पद्धति है युद्ध लड़ने के लिए। इन्होंने शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने युवा छत्रसाल को बताई थी कि आप इस तरीके से यदि लड़ोगे तो आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। तो इनकी इसके थ्रू ये लड़ते रहे और मुगलों को लगातार परेशान करते रहे और उन्हें मतलब इन्हें पकड़ ना सके वो। ठीक है। सो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। 1705 में कब ईस्वी में औरंगजेब ने शांति बनाए रखने के लिए 4000 का मनसब देने का प्रस्ताव रखा। मतलब औरंगजेब ने बोला कि शांति बनाए रखने के लिए उसको 4000 का मनसब देने के प्रस्ताव रखा। और यहाँ पे बंगस का आक्रमण और बाजीराव 1728 ईस्वी में क्या, औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 1720 ईस्वी में छत्रसाल ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कहाँ, मतलब किसने? बुंदेलखंड क्षेत्र पर राजा छत्रसाल ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और जो संघर्ष हुआ था, मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगश, जो बुंदेलखंड पर आक्रमण किया इन्होंने, मतलब मोहम्मद खां बंगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। और वृद्धावस्था में ही वीरतापूर्वक युद्ध के बाद 80 वर्षीय छत्रसाल को जयपुर की ओर पीछे हटना पड़ा। ठीक है। मतलब 80 वर्ष की अवस्था में जयपुर की ओर इनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ये इनकी एज हो चुकी थी, तो ये लड़ने के काबिल नहीं थे। ओके। सो और उन्होंने पेशवा बाजीराव प्रथम की सहायता मांगी। पेशवा बाजीराव की प्रथम की सहायता मांगी किसने? राजा छत्रसाल ने। और बाजीराव प्रथम ने बंगस को पराजित किया और उसे पीछे हटने से बेबस किया। मतलब जो बंगस था, इन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो किसने? बाजीराव प्रथम ने इनको सहायता करी और बंगस को पराजित किया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। ओके। इसको जो पुरस्कार स्वरूप था, छत्रसाल ने बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग, मतलब जब ये बंगस लोग, मतलब किसी मोहम्मद खान बंगस से ये जीत गए, तो इन्होंने पुरस्कार के रूप में राजा छत्रसाल ने बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग, जिसमें झांसी, सागर और कालपी दे दिया था। और अपनी पुत्री मस्तानी, रूहानी बाई बेगम की बेटी थी, का विवाह उनसे कर दिया था। किससे? बाजीराव प्रथम से। बाजीराव प्रथम से। ठीक है। यदि आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, तो इसमें ये जो बाजीराव प्रथम है और मस्तानी, ये इसी कहानी के बारे में उस मूवी में बताया हुआ है। ठीक है। सो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। सरायघाट का युद्ध, जो अहोम की विजय हुई थी इसमें। तो वर्ष 1671 में स्थान ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, गुवाहाटी मतलब असम में। और उद्देश्य क्या था? मुगल गुवाहाटी पर पुनः अधिकार करना चाहते थे। और यह युद्ध मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच में हुआ था। मुगल मुगल पक्ष का नेतृत्व राजा मानसिंह, जो कछवा राजपूत थे, उनके द्वारा किया जा रहा था। और अहोम पक्ष का नेतृत्व ललचित और बरफुकन ने किया था। मुगलों की सेना की संख्या में अधिक थी, मतलब इनकी मुगलों की सेना की संख्या अधिक थी, फिर भी लचित बरफुकन ने नौसैनिक युद्ध की नीति और भूगोल का प्रभावी उपयोग किया। इसका रिजल्ट, मतलब परिणाम क्या हुआ कि निर्णायक अहोम की विजय हुई। मतलब इन्होंने अपनी युद्ध नीति, अपने मतलब जितने भी स्ट्रेटेजी थी, उनका उपयोग करके इस युद्ध को जीता। किसने? अहोम लोगों ने। अहोम की विजय रही और मुगल को उत्तर पूर्वी भारत का विस्तार से रोक दिया गया। उत्तर पूर्वी भारत पे भी मुगलों को, मतलब वो क्या अधिकार करना चाह रहे थे, उनको रोक दिया गया। ओके। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे मुगल की कुछ आर्किटेक्ट है उसके बारे में। तो ये जो बीबी का मकबरा है, वो औरंगाबाद में स्थित है। इसको निर्माण करता कौन है? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के द्वारा अपनी माता दिल दिलरासो बानो बेगम की स्मृति में निर्मित कराया गया था, जिसे मरणोपरांत राबिया उर्द दुर्रानी का नाम दिया गया था। किसको? अ, दिलरास बानो बेगम को। ओके। जो औरंगजेब के मतलब ये जो बीबी का मकबरा है, वो औरंगजेब की जो पुत्र था आजम शाह, किसके द्वारा? आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। ये लगभग कैसा, इसे दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब ताजमहल के जैसा ही दिखता है, इसलिए इसको ताजमहल के जैसा, मतलब दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। मतलब उसकी कॉपी कहा जाता है इसको बीबी के मकबरे को। ओके। सो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। ये आप यहाँ पे मोती मस्जिद देख पा रहे होंगे। मोती मस्जिद, जो पर्ल मस्जिद भी बोलते हैं उसको, जो औरंगजेब के द्वारा निर्मित दिल्ली के लाल किले में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित है ये मोती मस्जिद। ओके। सो जो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं उत्तर पूर्वी मुगल शासन। उत्तर पूर्वी मुगल शासन, जिनका जो पतन हुआ था, कैसे कैसे मुगल शासन का पतन हो गया था। मतलब
अब जो जितने भी बड़े-बड़े शासक थे, मतलब जिन्होंने लॉन्ग टाइम पीरियड तक शासन किया था, वो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे औरंगज़ेब भी हो गया और अकबर, जहांगीर, हुमायूँ, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। अपन ने देख लिया। अब उत्तर-पूर्वी मुग़ल शासन जो लगातार, मतलब जल्दी से जल्दी वो शासक यहाँ पे चेंज होते जा रहे थे। तो यहाँ पे अब अपन देखते हैं बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से बैठे 1712 तक इन्होंने शासन किया। इनका अन्य नाम था शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम, जो मुअज़्ज़म के नाम से भी जाना जाता था इनको। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मतलब 1707 से लेकर 1712 तक इन्होंने राज किया था। ओके, सिर्फ 4 साल तक। ओके, सो 5 साल तक। ओके, सॉरी। और नेक्स्ट फिर रूलर आया यहाँ पे जहांदर शाह, जो 1712 से लेकर 1713। यह जुल्फ़िकार खान वज़ीर का सहायता से सिंहासन पर बैठे थे और इसे जजिया कर समाप्त कर दिया था इसने। और इजारेदारी जो प्रथा थी, अर्थात राजस्व ठेकेदारी को, पिलाड़ी को लागू किया था इसने। अब फ़र्रुखसियार आए थे 1713 से लेके 1719 तक। लगभग 6 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, इस तरीके से शासन रहा जो उत्तर मुग़ल शासन में। वह सैयद बंधुओं को अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की सहायता से सिंहासन पर बैठे हुए किंग, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, था। और 1717 में ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वर्णिम फरमान, ये जो गोल्डन फरमान है, जारी किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसके तहत बंगाल में वार्षिक 3,000 के भुगतान पर मुक्त व्यापार या फिर दस्तक जारी करने की अनुमति दी थी। किसने? फ़र्रुखसियार ने। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से शहीद बंधुओं ने उसकी हत्या कर दी। किसकी? फ़र्रुखसियार की। शहीद बंधु आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे। हुसैन के अली खान बरहा और अब्दुल्ला खान बरहा, ये दोनों सैयद बंधु थे। ओके, अब नेक्स्ट रूलर आया यहाँ पे मोहम्मद शाह, जो 1719 से लेकर 1748 तक इसने शासन किया था। ओके, इसका जो मूल नाम था वो था रोशन अख्तर। भोग विलास और जीवन की, मतलब भोग विलासपूर्ण जीवन के कारण ये रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। कौन? मोहम्मद शाह, जो 1719 से लेकर 1748 तक इसने शासन किया था। तो ये रंगीला राजा था। ओके, उसने निज़ाम उल मुल्क और चिन कुलिज खान की सहायता से सैयद बंधुओं को समाप्त कर दिया था। साम्राज्य का विघटन, और उसने शासनकाल के प्रांतों में स्वतंत्रता की घोषित किया था। और हैदराबाद की स्थापना निज़ाम उल मुल्क चिन कुलिया खान के द्वारा की गई थी। क्या? किसकी? हैदराबाद की स्थापना। अवध की स्थापना साउदत खान और बुरहान उल मुल्क के द्वारा की गई थी। किसकी? अवध की स्थापना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं नादिर शाह का आक्रमण, जो 1739 में हुआ था। ओके, ईरान का शासक था नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह ने निज़ाम उल मुल्क और शहादत खां को बुलाया, परंतु वे पराजित हुए, उन्हें बंदी बना लिया गया। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और मयूर सियाचन और कोहिनूर को हीरा अपने साथ ले गया। कहाँ पे? ईरान। और इस आक्रमण के बाद अफगान शासक और अहमद शाह अब्दाली और द्वारा लूटपाट के आक्रमण की एक श्रृंखला हुई, और जिससे 1748 से लेकर 1761 के बीच में 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया। किसने? नादिर शाह ने। ओके, सो अब नेक्स्ट रूलर आए अहमद शाह, जो 1748 से लेकर 1754 तक। इसने अफगान शासक जो अहमद शाह अब्दाली को बार बार आक्रमण का सामना किया इन्होंने। और आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से लेकर 1759 तक इनका शासन रहा। और उसने मतलब इनके शासनकाल में प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध 1757 लड़ा गया था। किसके? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, इसको याद रखना ही आपको। प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था? तो आलमगीर द्वितीय के युद्ध में, जो 1757 में लड़ा गया था। इसकी भी सराय सरदारों की, इसकी जो हत्या थी सरदारों के द्वारा कर दी गई थी। और नेक्स्ट रूलर आया शाह आलम द्वितीय, जो 1759 से लेकर 1806 तक शासन रहा इसका। उसने अपने अमीरों के द्वारा अंधा कर दिया गया था, मतलब उसको अपने अमीरों के द्वारा इसको अंधा कर दिया गया था। किसको? शाह आलम द्वितीय को। और इसने 1764 में बक्सर का युद्ध ब्रिटिश के युद्ध विरुद्ध लड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो अपन मॉडर्न हिस्ट्री में फिर से पढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के द्वारा लड़ा गया था। और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसके अंतर्गत बंगाल की
कि दीवानी के अधिकार को ब्रिटिश को दे दिए गए। तो मतलब बंगाल के दीवानी के अधिकार ब्रिटिश लोगों को दे दिए गए थे। जो राजस्व रेवेन्यू वगैरह स्टोर करने का जो काम था वो ब्रिटिश लोगों को दे दिया गया था इलाहाबाद की संधि के बाद। ओके, नेक्स्ट आया यहाँ पे अकबर द्वितीय, जो 1806 से लेकर 1837 तक इसने शासन किया। इसने मतलब इन्होंने समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। सो अब है यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से लेके 1857 तक इसका शासनकाल रहा। बहादुर शाह जफर के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो मुगल शासन का लास्ट रूलर था। ये अंतिम शासक था मुगल शासक का। 1857 के विद्रोह के पश्चात ये रंगून भेज दिया गया था। मतलब इसके बाद इसको मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद रंगून भेज दिया गया था इसको, और फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। प्रशासन इसका था, प्रशासनिक विभाजन था सूबा सूबा प्रांत, जिसका मुख्य मतलब प्रमुख सूबेदार अथवा निजाम होता था। सरकार, जैसे सरकार जिला जिसका प्रमुख कौन होता था? फौजदार होता था। और परगना जो तहसील होती थी, जिसका प्रमुख सिकदार एवं अमीन होता था। ग्राम, जो गांव के नाम से जानता है, जिसका प्रमुख मुकद्दम होता था। ओके, ग्राम, परगना, सरकार, सूबा। तो ये प्रशासनिक विभाग इतने 4 भाग में डिवाइडेड था। इसके जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे इसके बारे में देख लेते हैं, अधिकारी। और सबसे पहला यहाँ पे मीर समन जो शाही घराने का प्रभारी था ये। और नेक्स्ट यहाँ पे मीर बख्शी जो सैन्य विभाग का प्रमुख था। नेक्स्ट दीवान जो राजस्व विभाग का प्रमुख था। फौजदार कानूनी व्यवस्था को बनाए रखते थे। अमल गुजार जो भूमि राजस्व को आकलन और संग्रह किया करते थे, करने के लिए जिम्मेदार था। ये कौन? अमल गुजार। और नेक्स्ट यहाँ पे सदर जो न्यायिक मामलों के प्रबंधन करते थे ये। और सिकदार जो परगना स्तर पर पुलिस प्रमुख था। आमीन जो परगना स्तर पर राजस्व का आकलन किया करते थे। कोतवाल जो शहर की पुलिस की प्रमुख थे ये। ठीक है, सदर, सिकदार, आमीन और कोतवाल, ये मतलब कौन थे? ये पुलिस वाले हुआ करते थे। कौन? परगना स्तर पर पुलिस का ये सिकदार था, और राजस्व का आकलन आमीन, कोतवाल, और ये शहर का प्रमुख पुलिस वाला होता था। ठीक है, कोतवाल। सो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मुकद्दम जो ग्राम प्रधान था। सिकदार राजस्व अधिकारी था। कानूगरो जो राजस्व संग्राहक था, जो मतलब टैक्स कलेक्ट किया करता था। ओके, सो अब यहाँ पे ये लास्ट पार्ट है, मतलब राजपूत के बारे में देख लेते हैं। जो कई राजपूत राजा विशेष रूप से आमेर और जोधपुर से संबंधित थे। मुगलों के अधीन विशिष्ट सेवा दी थी इन्होंने, और अपनी सेवा के बदले उन्हें अपनी मातृभूमि पर्याप्त स्वायत्तता को आनंद लेने की अनुमति दी गई थी, और जिसे वतन जागीर कहा जाता था। ये प्रभावशाली राजपूत परिवार जैसे गुजरात और मालवा के समृद्ध प्रांतों के सूबेदारी का दावा करते थे ये राजपूत लोग। सो अब यहाँ पे कुछ प्रमुख शासक थे और उनके पद, जैसे राजा अजीत सिंह जो जोधपुर के थे, उन्होंने गुजरात की सत्ता संभाली थी। नेक्स्ट यहाँ पे सवाई राजा जय सिंह द्वितीय जो आमेर में थे, ये मालवा के राज्यपाल थे जो राजपूत शासक थे, और उन्होंने अपनी नई राजधानी जयपुर स्थापित की थी। 1722 में ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दी गई थी इनको। किसको? राजा जय सिंह द्वितीय को। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्मारक वगैरह राजपूतों के द्वारा बनाए गए थे। मेहरारगढ़ का किला जो स्थान जोधपुर में स्थित है, जिसे नीला शहर कहा जाता है, और इसका जो निर्माता कौन है? राजा जोधा, जो मारवाड़ के राठौर शासक थे, इसके द्वारा बनवाया गया था। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेहरारगढ़ का किला, जो किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा जोधा के द्वारा, जोधा के द्वारा। ठीक है, जो राजपूत शासक थे। अब यहाँ पे ये जो जंतर मंतर आप देख पा रहे हैं, जंतर मंतर के निर्माता इसे जयपुर में सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने कुल 5 जंतर मंतरों का निर्माण करवाया। कितने? 5 जंतर मंतरों का निर्माण करवाया। ये आप यहाँ पे जंतर मंतर की फोटोग्राफ्स देख सकते हो। इसमें मतलब टाइम देखने का काम किया जाता था। मतलब यहाँ पे अगर मतलब सूरज की किरणें आ गई तो इतने बज गए, तो इस तरीके से टाइम का मतलब अनुमान लगाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ओके, एक पहला जो बनवाया गया था दिल्ली में, जैसे सबसे पहला इसका निर्माण किया गया था, और दूसरा था जयपुर में जो सबसे बड़ा है। 2010 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और तीसरा है वाराणसी में, चौथा है उज्जैन में, पांचवा है मथुरा में। ठीक है, तो ये 5 जंतर मंतरों का निर्माण करवाया गया था राजा जो जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ओके, सो यहाँ पे आई होप मतलब यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना ये मुगल साम्राज्य का उत्तर पूर्वी भाग का जो पार्ट है वो। सो मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।
पूरे लेक्चर 3 में हुआ है कंप्लीट। तो यदि आपने ये 2 लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप पहले इनको देखिए, देन उसके बाद इस लेक्चर को देखना, तो आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड और सो थैंक यू वेरी मच एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। और भी इस तरीके की वीडियो भी आपके पास आती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।